डेविड स्टर्न की व्यवस्था सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए धैर्य बना के रखिएगा इस वीडियो में, जब तक कि 10 मिनट ना खत्म हो जाए स्किप मत कीजिएगा, और 10 मिनट के बाद आप नहीं करेंगे स्किप, ठीक है। तो इसीलिए धैर्य बना के रखिए। ये इतना कठिन सवाल था कि इसको मुझे पढ़ना पड़ा 3-4 बार, तब समझ में आया भैया बोल क्या रहा है ये, ठीक। तो सबसे पहले मैं इन कुछ शब्दों का व्याख्या कर देता हूं। सबसे पहले यहाँ जो व्यवस्था लिखा हुआ है ना, इस व्यवस्था का अगर समझना है हमको तो सिंपल सी बात है, कोई संस्था समझिएगा, कोई कंपनी समझिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा। क्या बोल रहे हैं? व्यवस्था को क्या समझिएगा? कोई संस्था, कोई कंपनी, ठीक। वो कंपनी चलता किस नियम पे है, किस सिद्धांत पे है, उसी सिद्धांत के बारे में डेविड स्टर्न ने कोई बात कही है। आपको मैंने पहले भी कहा था, राजनीतिक विज्ञान सिर्फ राजनीति से संबंधित नहीं है, संपूर्ण संस्था, संपूर्ण जो है इंस्टीट्यूट है, संस्था है, कंपनी है, जो भी है, सभी के नियम और कानूनों से संबंधित राजनीतिक विज्ञान होता है। तो ये जो डेविड स्टर्न है, ये व्यवस्था सिद्धांत मतलब कोई संस्था या कोई कंपनी की चलने का जो तरीका, सिद्धांत मतलब नियम, सिद्धांत को ही उपागम कहते हैं। उपागम का मतलब या तो सिद्धांत होता है या तो तरीका होता है, दोनों अर्थ होता है उपागम का। तो क्या बोल रहे हैं? कंपनी को चलाने का जो नियम है, उस नियम के बारे में डेविड स्टर्न क्या क्या कहता है, और उसके कहने पर क्या क्या कमी रह गई उसकी भी बारे में बताइए। आलोचना का मतलब बताए थे, कमी बताना, तो ये आलोचना भी करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि डेविड स्टर्न की आलोचना यानी व्यवस्था संबंधी उपागम क्या कहता है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्रीय उपागमों एवं पद्धतियों में, देखिए हम लिख रहे हैं एक लाइन इसको समझाने के लिए, समाजशास्त्रीय उपागमों एवं पद्धतियों में क्या बोल रहे हैं कि समाजशास्त्र का जो सिद्धांत है और जो तरीकाएं हैं, पद्धति है जो तरीकाएं हैं, तो समाजशास्त्र की जो सिद्धांत है एवं उसके तरीके हैं, उसमें से जिनका राजनीति में खुलकर प्रयोग हुआ, जिनका राजनीति शास्त्र में खुलकर प्रयोग हुआ, शास्त्र में खुलकर प्रयोग हुआ, वो दो चीजें हैं। कौन कौन सा? एक है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, और दूसरा है व्यवस्था संबंधी उपागम, व्यवस्था संबंधी उपागम। समझिएगा हम क्या कह रहे हैं कि समाजशास्त्र के जो अलग अलग उपागम या पद्धति है, समाजशास्त्र में क्या है? भूगोल है, इतिहास है, क्या पढ़ते हैं सोशल साइंस में? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, बहुत सारे पढ़ते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं समाजशास्त्र के। तो उस समाजशास्त्र में जिनका राजनीति से ज्यादा लगाव हुआ, राजनीति में जिनका खुलकर प्रयोग हुआ, उसमें से दो सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है आपका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। मतलब क्या बोल सकते हैं कि संरचना, किसी भी चीज का बनता कैसे है, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, और वो काम कैसे करता है, संरचना और प्रकार्यात्मक। और व्यवस्था का मतलब उसका मैनेज कैसे होता है, मैनेजमेंट। कंपनी बनता कैसे है, कोई कंपनी, कोई राज्य, कोई देश, कोई कंपनी, कोई राज्य, कोई देश, उसकी संरचना कैसे होती है, फिर वो काम कैसे करता है, फिर वो मैनेज कैसे करता है। व्यवस्था संबंधी उपागम जो है, ये दो समाजशास्त्र में सबसे अधिक प्रयोग हुआ, किसमें? राजनीति में, ठीक। यहां तक बातें समझ है। तो अब देखिए राजनीति का व्यवस्था संबंधी उपागम से घनिष्ठ संबंध है। अब क्या बोल रहे हैं कि ये व्यवस्था संबंधी उपागम का राजनीति शास्त्र से बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध रहा है, राजनीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध रहा है। एक बार रिवीजन करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि समाजशास्त्र के जो भी पद्धतियां रही, जो भी सिद्धांत रहे, उनमें सबसे ज्यादा प्रयोग जिसमें राजनीति के लिए हुआ या नियम कानून, राजनीति मतलब नियम कानून बनाना, राजनीति के लिए हुआ, उसमें दो चीजें थी, एक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम और दूसरा क्या था? व्यवस्था संबंधी उपागम। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम और व्यवस्था संबंधी उपागम है, और व्यवस्था संबंधी उपागम का राजनीति शास्त्र से काफी ज्यादा घनिष्ठ संबंध रहा, ठीक।
अब है क्या कि इस राजनीतिक विज्ञान के व्यवस्था सिद्धांत का सबसे ज्यादा उपयोग किसने किया है, व्यापक उपयोग, व्यापक व्याख्या किसने किया, डेविड स्टर्न ने किया। यहां तक हम लोग आ गए डेविड स्टर्न में कि राजनीतिक शास्त्र में व्यवस्था सिद्धांत का सबसे ज्यादा उपयोग, हम क्या बोल रहे हैं कि राजनीति शास्त्र में व्यवस्था सिद्धांत का सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया, सबसे ज्यादा प्रयोग डेविड स्टर्न ने किया है। किसने किया, डेविड स्टर्न ने किया। ठीक, तो अब देखिए राजनीति शास्त्र में व्यवस्था सिद्धांत का सबसे ज्यादा व्याख्या किसने की है, डेविड स्टर्न ने किया। ठीक, तो अब डेविड स्टर्न जो है समाज शास्त्र का सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध राजनीति शास्त्र को बताता है। कहता है समाज शास्त्र जो है ये एक व्यापक विषय है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, साइकोलॉजी बहुत सारे आते हैं। तो डेविड स्टर्न साहब क्या कहते हैं कि समाज शास्त्र का सबसे अधिक व्यापक प्रयोग किसमें होता है, राजनीति शास्त्र में होता है। समाज शास्त्र सबसे अधिक व्यापक किस रूप में है, राजनीति शास्त्र के रूप में है। और राजनीति शास्त्र का व्यवस्था सिद्धांत से बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। डेविड स्टर्न साहब क्या कहते हैं कि समाज शास्त्र का सबसे व्यापक रूप राजनीति शास्त्र है और राजनीति शास्त्र का सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध किसका है, व्यवस्था सिद्धांत से है। यहां तक बातें स्पष्ट आ गई। तो अगर हम बोल सकते हैं कि सामान्य व्यवस्था का जितना व्यापक संबंध, अब यहां दो चीजें कंपेयर कर रहा है। जिस तरह राजनीति शास्त्र का, अगला पैराग्राफ में डेविड स्टर्न साहब क्या कहते हैं कि जिस तरह राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है, समाज शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है, उसी तरह सामान्य व्यवस्था किसी भी चीज को जनरल मैनेज जो करते हैं, सामान्य व्यवस्था का जो संबंध है वो किसका अधिक है, व्यवस्था संबंधी उपागम से बहुत ज्यादा है या व्यवस्था सिद्धांत से बहुत ज्यादा है। ठीक, घनिष्ठ संबंध है। ठीक, और ये जो है डेविड स्टर्न साहब, अगले लाइन में आप लिख सकेंगे कि डेविड स्टर्न साहब व्यवस्था सिद्धांत का सृजनात्मक व्याख्या अत्यधिक किया है। कैसा व्याख्या किया है, सृजनात्मक व्याख्या बहुत अधिक किया है। तो यहां तक बातें स्पष्ट हुई कि समाजशास्त्र के अलग अलग उपपद्धति में सबसे ज्यादा जो है खुलकर प्रयोग राजनीति और राजनीति में दो चीजें। ठीक, अब राजनीति का व्यवस्था संबंधी सिद्धांत से घनिष्ठ संबंध है। अब राजनीति शास्त्र में व्यवस्था संबंधी सिद्धांत का सबसे ज्यादा प्रयोग और व्याख्या किसने किया, डेविड स्टर्न ने किया। डेविड स्टर्न कहते हैं राजनीति शास्त्र और व्यवस्था सिद्धांत एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा संबंध रखते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि जिस तरह राजनीति विज्ञान समाज शास्त्र से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, उसी तरह सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से संबंध रखता है। और डेविड स्टर्न साहब क्या करते हैं, सृजनात्मक व्याख्या सबसे अधिक करते हैं किसका, व्यवस्था संबंधी सिद्धांत का। यहां तक बातें खत्म हो गई। ठीक, अब देखते हैं कि डेविड स्टर्न साहब की अवधारणाएं क्या क्या है। क्या बोल रहे हैं, व्यवस्था संबंधी सिद्धांत से लेकर अवधारणाएं। तो अगला हेडलाइन इसमें किसी सवाल में क्या बन जाएगा कि डेविड स्टर्न की व्यवस्था सिद्धांत संबंधी अवधारणाएं। क्या बनेगा सर कि डेविड स्टर्न साहब जो है, डेविड स्टर्न साहब का व्यवस्था सिद्धांत संबंधी अवधारणाएं। तो क्या क्या अवधारणाएं ये है, जरा देखते हैं इसकी अवधारणाएं। तो व्यवस्था विश्लेषण की मूल इकाई अंतःक्रिया है। क्या बोल रहा है कि व्यवस्था विश्लेषण की जो मूल इकाई है क्या है, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया मतलब क्या है, इनर एक्शन। ठीक, अब मान लीजिए आपने एक व्यवस्था की मतलब आपने एक कंपनी खोली, 10-20 आदमी काम करते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं एक खुलकर एग्जांपल देखिए, व्यापक एग्जांपल लीजिए कि एक आपने शर्ट सिलाई की एक कंपनी खोली, तो उसमें एक आदमी शर्ट काटता है, एक आदमी उसको सिलता है, एक आदमी उसमें बटन लगाता है, एक आदमी उसको आयरन करता है, एक आदमी उसको पैकेज करता है। ठीक, फिर एक आदमी वो सप्लाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखता है उस पर। अगर उनके बीच इनर एक्शन अंतःक्रिया सही नहीं होगी, क्या आपका व्यवस्था चलेगा, नहीं चलेगा, आपका व्यवस्था नहीं चलने वाला है। तो इसका मतलब व्यवस्था विश्लेषण की मूल इकाई क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। किसी भी व्यवस्था का विश्लेषण करना है कि व्यवस्था कैसा है नहीं है, उनके लोगों के बीच अंतःक्रिया देख लीजिए कि सभी लोग एक दूसरे के साथ काम में किस तरह मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के काम में किस तरह सहायता पहुंचा रहे हैं। अब अंतःक्रिया होता किसका है, अंतःक्रिया होता है संस्था के सदस्यों के बीच।
अंतःक्रिया किसके बीच होती है? संस्था के सदस्यों के बीच जो व्यवहार होती है, जो कार्य होती है, उसके बीच अंतःक्रिया होती है। इस अंतःक्रिया के अध्ययन के आधार पर, अंतःक्रिया के अध्ययन के आधार पर डेविड स्टर्न साहब 4 अवधारणाएं प्रस्तुत करती है। कितनी अवधारणाएं? 4 अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं। ठीक, पहला अवधारणा इन्होंने ये प्रस्तुत करते हैं पर्यावरण का। ध्यान दीजिएगा, हमारे आसपास के रहने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं है, यहाँ पर्यावरण का मतलब कुछ और ही है। सावधान, पर्यावरण का मतलब वो नहीं है। पर्यावरण का मतलब होता है कि आप जिस माहौल में कार्य कर रहे हैं, आप जिस माहौल में कंपनी चला रहे हैं, उसी माहौल को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ध्यान कहाँ है? इधर आइए। ठीक, तो पर्यावरण समझ में आया? पर्यावरण का क्या तात्पर्य है कि पर्यावरण का गहरा असर व्यवस्था पे पड़ता है, कि आप जिस माहौल में काम कर रहे हैं उस माहौल का गहरा असर किस पे पड़ता है? आपके व्यवस्था पर पड़ता है। पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करना, पर्यावरण की परिस्थितियों का सामना करना और उसको अपने अनुकूल बनाए रखना ही कंपनी की या व्यवस्था की सतत क्षमता पर निर्धारित होती है। क्या बोल रहे हैं कि अगर इस पर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे? पर्यावरण का व्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है। व्यवस्था पर क्या पड़ता है? गहरा असर पड़ता है। ठीक, अब एक पर्यावरण के अनुसार अनुक्रिया करना मतलब जिस तरह पर्यावरण बदल रही है उसके अनुसार खुद को ढाल लेना, या पर्यावरण को अपने अनुसार बदल देना। ये दोनों चीजें, पर्यावरण जिस प्रकार बदल रही है उस अनुसार खुद को ढाल लेना, अन्यथा अपने अनुसार पर्यावरण को बदल देने से ही क्या हो सकती है? कोई व्यवस्था जीवंत रह सकती है और सतत क्रिया कर सकती है, हमेशा कार्य करते रह सकता है। तो पहला अवधारणा क्या है? पर्यावरण है उनका। अब मान लीजिए कि आप कहीं कंपनी खोले और रोज जाके कोई 4 गुंडा कहता है भाई हफ्ता दो, जितने का कमाई नहीं उतने हफ्ता वसूल रहा है, क्या चलेगा? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका अनुक्रिया करनी पड़ेगी। पुलिस में जाइए, कानून व्यवस्था से उसको जो है खत्म कीजिए, जो भी समस्या आ रही है उनका निपटारा कीजिए, या नहीं तो उसी के अनुसार ढल जाइए कि अगर वो जितना ले रहा है, ये करना नहीं है, बस समझने के लिए कि जितना ले रहा है उससे ज्यादा कमाइए, चाहे आप गलत तरीके से ही क्यों ना कमा रहे हो, ताकि उसको देके आपको बच जाए। तो क्या है कि पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करना, उसके अनुसार खुद को बदल देना या अपने अनुसार पर्यावरण को बदल देना ही क्या है? आपकी व्यवस्था का सततता बनी रहेगी या जीवंतता बनी रहेगी। और दूसरी चीजें हैं अनुक्रिया। ठीक, तो ये अनुक्रिया क्या है? पर्यावरण के अभी क्या बोले कि पर्यावरण में 2 तरह की अनुक्रिया होती है, या खुद को उसके अनुसार ढाल लेते हैं या उसको अपने अनुसार ढाल लेते हैं। तो पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया से ही आने वाले संकटों का सामना आप कर सकते हैं, कि आप किस प्रकार पर्यावरण का अनुक्रिया कर रहे हैं। ये आने वाले संकटों के सामना करने का आपको क्या देती है? शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है। ठीक, तो ये है आपका दूसरा अवधारणा अनुक्रिया। अब देखिए, अनुक्रिया में राजनीति शास्त्र में 2 प्रकार के कार्य हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 2 कार्य। एक है जो विधान, और दूसरा है विधान को बाध्यकारी रूप से मनवाना। अब देखिए, राजनीति शास्त्र में 2 प्रकार के कार्य है। राजनीति शास्त्र के कितने कार्य हैं? अब इसमें आगे लाइन क्या लिखेंगे? राजनीति शास्त्र में 2 प्रकार के कार्य हैं। एक है विधान का निर्माण करना, मतलब कानून का बनाना। राजनीति शास्त्र का तो काम ही है, क्या करेंगे? कानून का निर्माण करना, तो विधान बनाना। ठीक, और दूसरा है कानून को बाध्यकारी रूप से मनवाना। ठीक, अब यही चीज है आपका अनुक्रिया। ठीक, तो आप जो कानून बना रहे हैं, जो व्यवस्था कर रहे हैं, उसको बाध्यकारी रूप से मनवाने के लिए जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो क्या है? अनुक्रिया है। यहां तक बातें समझ आई। और तीसरा जो है ये है निवेश और निर्गत। क्या है? निवेश और निर्गत। निवेश और निर्गत में देखिए क्या है। पहले हम लोग निवेश के समझते हैं। निवेश का तात्पर्य राजनीति शास्त्र में अगर देखें तो निवेश का तात्पर्य राजनीति शास्त्र में क्या क्या हो सकता है? पर्यावरण द्वारा दबाव। अब मान लीजिए कि आप सरकार चला रहे हैं, आपने कानून बनाई। क्या कानून बनाई? कि कल से कोई भी लड़का रोड पर सिगरेट नहीं पिएगा। तो जितने भी छपरी हैं और छपरी के माँ बाप हैं रोड पे उतर आएंगे कि मेरी अभिव्यक्ति की आजादी, मेरी स्वतंत्रता छीन रहा है, मेरा अनुच्छेद 51-21 का हनन हो रहा है, अनुच्छेद 19 का हनन हो रहा है। चले जाएगा सुप्रीम कोर्ट।
तो अब क्या हुआ, पर्यावरण का दबाव पड़ रहा है, आपने जो कानून बनाई, ठीक। तो यही क्या है कि आपके कार्य पर बाहरी दबाव, प्रभाव और संकट जो भी आती है वो सभी क्या कहलाता है, आपका निवेश कहलाता है। और ये निवेश राजनीति शास्त्र में दो भाग में आती है, एक मांग के रूप में, एक क्या है, समर्थन के रूप में। मांग के रूप में राजनीति शास्त्र या कानून से, व्यवस्था से, राज्य से लोगों की कुछ इच्छाएं होती है और उस इच्छा को पूरी करवाने के लिए वो अपना जो भी कार्य होते हैं करते हैं। और दूसरा होता है समर्थन, व्यवस्था जो भी कानून बनाती है उसका क्या कर देते हैं, सहज रूप से समर्थन करते हैं। और दूसरा चीज हम क्या बताए, निर्गत। क्या बोले, निर्गत। तो चार अवधारणाएं पढ़ रहे हैं डेविड स्टर्न का। पहला पर्यावरण मतलब माहौल, दूसरा अनुक्रिया, माहौल के अनुसार कैसे आप क्या कर रहे हैं और क्या नियम बना रहे हैं और नियम को कैसे मनवा रहे हैं। तीसरा बता रहे हैं नियम और निर्गत, निवेश और निर्गत। निवेश बता दिए, बाहरी प्रभाव, ठीक, निवेश कहलाता है, ठीक। अब निर्गत की बात करते हैं तो पदाधिकारियों की ओर से की गई व्यवस्था को क्या कहते हैं, निर्गत। अब मान लीजिए आपने सरकार की बनाई, अब आप सरकार हैं, आप मान लीजिए एक राज्य चला रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री हैं आप, ठीक। तो आप बिहार की जब मुख्यमंत्री हैं तो आपके अंदर ढेर सारे पदाधिकारी होंगे, आपके अंदर कलेक्टर होंगे, सचिव होंगे, आपके जो है बहुत सारे, मतलब बहुत सारे अधिकारी हैं। तो ये सारे अधिकारियों द्वारा जो भी व्यवस्था की जाती है और वो व्यवस्था क्या कहलाता है, आपका निर्गत कहलाता है। तो अगर निर्गत का मतलब समझ आ गया कि अधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्था क्या कहलाती है, निर्गत कहलाती है। दूसरे अर्थ में व्यवस्था और पर्यावरण, व्यवस्था मतलब जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, व्यवस्था और पर्यावरण, इन दोनों के बीच जो भी आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है, निर्गत कहलाता है, ठीक। और चौथा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है इसमें से चार अवधारणा है, चौथा अवधारणा है इसमें प्रतिसंभरण। क्या है, प्रतिसंभरण। देखिए कठिन कठिन वर्ड को याद करने का तरीका बता देते हैं, एग्जाम में याद नहीं आएगा। नहीं तो आप कॉपी के लास्ट पेज में बिना मतलब का लिख लीजिए प्रतिसंभरण, या इसी का दूसरा नाम है क्या है, पुनर्निवेशन। आप लिख लीजिए पुनर्निवेशन, प्रतिसंभरण, 3-4 बार लिखिए, बिना मतलब का लिखिए, और कभी कभी उल्टा के देखिए, दिन में 5 बार देखिए, ये खतरनाक सा वर्ड अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिसंभरण। प्रतिसंभरण क्या क्या है कि स्टर्न के विश्लेषण के प्रतिसंभरण पुनर्निवेशन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्या बोले कि स्टर्न ने जो विश्लेषण की, जो सिद्धांत की, उसमें प्रतिसंभरण या पुनर्निवेशन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह है एक लाइन बढ़ाने का तरीका कि स्टर्न ने जो सिद्धांत दिया उसमें पर्यावरण बड़ी महत्वपूर्ण चीजें है। उसी तरह स्टर्न ने जो अवधारणा दी उसमें प्रतिसंभरण या पुनर्निवेशन बहुत ही व्यापक अवधारणा है। अब है कि इसका अर्थ होता है कि सूचना की प्राप्ति करना, पर्यावरण से जो भी सूचनाएं मिल रही है सरकार को उसकी प्राप्ति करना, उस सूचना पर प्रतिक्रिया देना और उसके परिणाम पर निरंतरता बनाए रखना। सूचना लेना, परिणाम दे, प्रतिक्रिया देना, परिणाम देखना, फिर सूचना लेना, प्रतिक्रिया देना, परिणाम देखना, ठीक। अब ये देखिए, ये है डेविड स्टर्न की अवधारणाएं व्यवस्था संबंधी। अब इसकी कुछ आलोचना होगी। देखिए कोई भी सिद्धांत होती है आलोचना तो होगा ही, बिना आलोचना का सिद्धांत होगा ही नहीं। इसका मतलब आपके सिद्धांत में दम नहीं है। तो अब लोग देखते हैं क्या क्या इसमें कमी है, आलोचना क्या क्या है। तो पहला आलोचना जो इसको की जाती है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो डेविड स्टर्न की अवधारणाएं हैं वो अनुभव के आधार पर है, इसलिए ये अवधारणाएं पूर्णतः खोखला है। इन्होंने अवधारणा देने से पूर्व किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया, किसी प्रकार की कोई मानव विज्ञान पर रिसर्च नहीं किया। ये सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर क्या दे रहे हैं, अवधारणा दे रहे हैं, इसीलिए ये अवधारणा क्या है, खोखला है, ठीक। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि डेविड स्टर्न की जो अवधारणा है, चूंकि ये अमेरिकी है या यूरोप के हैं, जिस भी देश के हैं, तो अब देखिए कि डेविड स्टर्न की जो अवधारणा है वो मार्क्सवादी विचारों से पूंजीवाद को बचाने की अवधारणा है। मार्क्सवाद मतलब समाजवाद का ये व्यापक रूप है। तो मार्क्सवाद के विचारों को बचाने, पूंजीवाद को बचाने के लिए एक दिया हुआ अवधारणा है। तो ये दो प्रकार की आलोचना और भी कुछ आलोचनाएं डेविड स्टर्न की जाती हैं। तो देखिए इतना कठिन सारी बात है, इसको एक बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि बुक से आप पढ़ने जाएंगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है आपको क्या पढ़ रहे हैं बुक पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक।
क्वेश्चन है शक्ति को परिभाषित करें, सत्ता और शक्ति के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए डेविड स्टर्न और ये जो शक्ति वाला क्वेश्चन है इसके बीच एक और क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग अगर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं उस पर भी एक क्लास थोड़ा सा छोटा 10 मिनट का एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो देखते हैं शक्ति को परिभाषित कीजिए, सत्ता और शक्ति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके साथ मैं 3-4 क्वेश्चन करूंगा, पेज नंबर 50 तक पहुंचने वाला हूं आपके बुक का। ठीक, तो आधुनिक युग में मनुष्य का जो ध्येय है, अब देखिए एक भूमिका बांध रहे हैं, इंट्रो दे रहे हैं कि अभी के समय में जो मनुष्य का ध्येय है, ध्येय समझ रहे हैं, उद्देश्य, मनुष्य के जिंदगी का लक्ष्य क्या है प्राप्त करना, वो है शक्ति प्राप्त करना, आदर प्राप्त करना, प्रभाव प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना, संपत्ति प्राप्त करना। यही सब तो उद्देश्य है। मनुष्य क्या चाहता है? ढेर सारी संपत्ति हो। हम तो चाहते हैं 100-200 करोड़ कमाएं, 100-2000 करोड़ कमाएं। ठीक, तो क्या है कि आधुनिक युग में मनुष्य का ध्येय क्या है? शक्ति प्राप्त करना, आदर और सम्मान प्राप्त करना, प्रभाव जमाना अपना, सत्ता प्राप्त करना, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसके बाद संपत्ति प्राप्त करना। यह मनुष्य का सबसे प्रबल ध्येय है। अब इसमें से एक ध्येय, प्रमुख ध्येय क्या है? शक्ति है। ये सारी चीजें लिख रही कि मनुष्य के आधुनिक युग में मनुष्य का ध्येय है सत्ता, शक्ति, आदर, सम्मान और संपत्ति प्राप्त करना। इनमें से प्रमुख ध्येय है शक्ति प्राप्त करना, और शक्ति आज ही अभी के समय में ना धर्म से प्राप्त हो सकती है, ना नैतिकता से प्राप्त हो सकती है। शक्ति सिर्फ राजनीति से प्राप्त हो सकती है। ये लोकतांत्रिक देश में संदर्भ में है, क्योंकि शक्ति ना ही धर्म से प्राप्त होगी, ना ही नैतिकता से प्राप्त होगी। शक्ति किससे प्राप्त होगी? राजनीति से प्राप्त होती है। तो राजनीति शक्ति का आधुनिक रूप है, और आधुनिक युग में शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको राजनीति में उतरना ही होगा। यहां तक लिख लिए, ये भूमिका हो गया। ठीक, अभी मनुष्य के जीवन का संपूर्ण जीवन, अभी जो है मनुष्य का जो संपूर्ण जीवन है, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य का ध्येय, भूमिका अगर हम बोले कि मनुष्य का ध्येय कौन कौन सा चीजें रह गई, तो आधुनिक युग में मनुष्य का ध्येय, आधुनिक युग में मनुष्य का ध्येय क्या ध्येय है? सत्ता, सम्मान, संपत्ति, शक्ति, संपत्ति, सम्मान, शक्ति है। और शक्ति इनमें से प्रमुख ध्येय है। और शक्ति अभी ना धर्म से प्राप्त हो सकती है, धर्म से शक्ति मिलेगी, धर्म से शक्ति नहीं मिलेगी आधुनिक युग में। ना ही किससे मिलेगी? ना ही नैतिकता से मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं आप अनैतिक हो जाएंगे। ना ही नैतिकता से मिलेगी, ना धर्म से मिलेगी, ना ही नैतिकता से मिलेगी। तो भैया शक्ति मिलेगी कैसे? तो ना धर्म से, ना नैतिकता से। आधुनिक युग में शक्ति किससे प्राप्त होगी? राजनीति से प्राप्त होगी। यदि आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको राजनीति में उतरना ही पड़ेगा। अभी मनुष्य का संपूर्ण जीवन कैसा हो गया है? संपूर्ण जीवन हो गया है राजनीति में। कैसा हो गई? राजनीति में हो गया है। मतलब पूरा जीवन में चारों तरफ राजनीति है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको राजनीति के किसी न किसी भाग से गुजरना पड़ता है। ठीक, देखो राजनीति का मतलब ये जो दिमाग में नेगेटिव सा इमेज आता है ना, नेता वेता, वैसा नहीं। राजनीति का मतलब होता है कानून निर्माण, कानून का पालन करवाना। ठीक, वो तो कुछ लोग बदनाम कर दिए, कुछ लोग क्या पूरी दुनिया ही राजनीति को गंदा कर दिया। राजनीति का सीधा सा मतलब है कानून निर्माण करवाना, कानून को चालू करवाना, कानून का परिणाम देखना। ये है राजनीति, सिंपल सा। ठीक, और अभी के जीवन में लोग जो है राजनीति में इसलिए उतरते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य होता है शक्ति की प्राप्ति करना। यहां तक है गया। अब देखो, दो वैज्ञानिक हैं या दो चिंतक हैं। एक है गोल्डहैमर, क्या बोल रहे हैं? गोल्डहैमर, और एवं दूसरा है इसके साथ सिल्स। गोल्डहैमर एवं सिल्स के अनुसार शक्ति की परिभाषा, अनेक वैज्ञानिकों ने शक्ति की परिभाषा दी, और इसी में से एक गोल्डहैमर एवं सिल्स के अनुसार शक्ति की परिभाषा है कि व्यक्ति को उस हद तक शक्तिशाली, देखिए क्या बोल रहे हैं गोल्डहैमर, कि व्यक्ति को उस हद तक शक्तिशाली लोगों द्वारा दूसरे लोगों का व्यवहार को परिवर्तित कर देना जो अपने इरादे के अनुसार कार्य करवा लेना। देखिए मैं सिंपल सा बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है, कि व्यक्ति दूसरे को उस हद तक मजबूर कर सके या उस हद तक प्रभावित कर सके। मजबूर मत लिखिएगा, नेगेटिव वर्ड हो सकता है। कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उस हद तक प्रभावित कर सकता है जिस हद तक शक्तिशाली व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार दूसरे व्यक्ति से काम करवा दे, क्या कर ले? काम करवा ले। इसी स्थिति को शक्ति कहते हैं।
दूसरे को प्रभावित करके अपने इच्छा अनुसार कार्य करवा लेना ही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, शक्ति प्रयोग में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है शक्तिशाली पक्ष और दूसरा जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक है शक्तिशाली पक्ष और दूसरा है जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहां तक बातें हो गई। अतः अगर देखें तो शक्ति बहुपक्षीय होती है, अतः शक्ति बहुपक्षीय होती है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, शक्ति होती है बहुपक्षीय और अनेकार्थी, बहुत सारे अर्थ लेकर आ गए। अभी हम बोले कि दूसरे को अपने इच्छा अनुसार कार्य करवा लेना, इसी में तो बहुत सारे अर्थ हो गए। अब दूसरे को अपने इच्छा अनुसार कैसे कैसे कार्य करवा सकते हैं, अपने ज्ञान के आधार पर। आप अगर ज्ञानी हैं, ज्ञान के आधार पर दूसरे से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकते हैं। अपने संगठन के आधार पर दूसरे से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकते हैं। बल के आधार पर, डराकर, अन्यथा प्रेम के आधार पर। प्रेम के आधार पर भी क्या कर लेते हैं आप, प्रेम और प्रभाव दोनों एक साथ आता है, दूसरे से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा लेते हैं। अब सिर्फ इतना बोल दीजिए, एग्जाम टाइम में ऐसा कोई करता है क्या? टीचर को पढ़ाना पड़ेगा मजबूर होकर, क्योंकि टीचर प्रेम करते हैं आपसे बहुत ज्यादा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थात शक्ति के कारण, शक्ति जो है एक कारण है, शक्ति क्या है, कारण है, और बल क्या है, कार्य है। शक्ति कारण है जिसके कारण कोई भी बल प्रयोग होता है और बल प्रयोग से क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। अर्थात शक्ति कारण है तो बल क्या है, कार्य है। यहां तक 1.5 पेज की लगभग कंटेंट हो गई। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे शक्ति और सत्ता में अंतर। शक्ति और सत्ता में अंतर, चलिए देखते हैं शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है। शक्ति का अर्थ समझ में आ गया कि अपनी इच्छा अनुसार दूसरे से कार्य करवा लेना क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं सत्ता एवं शक्ति में अंतर। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या अंतर हो सकता है सत्ता और शक्ति में। क्लास लंबा होगा, हम बोले थे मैराथन क्लास देंगे, लंबा भागिए मग्गा मत बीच में छोड़ के, क्योंकि इस क्लास को करते ही आप अगर नहीं भी करते हैं तो पेपर 1 कंप्लीट, और सब्सिडी वाले को तो पक्का कंप्लीट। लिख ही लीजिएगा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। तो अब देखिए सत्ता और शक्ति में अंतर। देखिए ऊपरी तौर पर लोग सत्ता और शक्ति को, ये इंट्रोडक्शन में भूमिका में लिखना है कि प्रायः ऊपरी तौर पर लोग सत्ता और शक्ति को एक ही मानते हैं, एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द मानते हैं। अर्थात लोग कभी कभी सत्ता के जगह शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, शक्ति के जगह सत्ता का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ अर्थों में ये दोनों एक दूसरे से अलग है। अब देखिए सत्ता और शक्ति का पहला अंतर अगर हम देखें तो आदेश देने का अधिकार शक्ति है, सत्ता है, सॉरी, आदेश देने का जो अधिकार है वो है आपका सत्ता, और आदेश देने की जो क्षमता है वो है आपका शक्ति। लाइन वाइज ही लिखते चलिएगा। आदेश देने के अधिकार को सत्ता कहते हैं और आदेश देने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अभी देखिए कि आदेश देने की क्षमता, मैं आपको आदेशित कर सकता हूं कि बाबू आप क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लीजिएगा, तो आप मेरे आदेश पर पालन कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि सर के पास क्षमता है, विषय से संबंधित ज्ञान है। अभी पढ़ेंगे ज्ञान शक्ति के स्रोत क्या क्या है तो आपको समझ आएगी चीजें। और ये है क्षमता, भले मेरे पास अधिकार ना हो, मेरे पास सत्ता ना हो, लेकिन अब क्या है, मेरे पास क्षमता है। तो क्षमता क्या है, शक्ति है, और अधिकार क्या है, सत्ता है। आदेश देने का अगर अधिकार है तो सत्ता है, आदेश देने की क्षमता है तो क्या है, आपकी शक्ति है। अधिकार देने क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब देखिए क्या इसमें से अगला, शक्ति सत्ता के बिना असंस्थाकृत है। शक्ति जो है सत्ता के बिना भी हो सकता है, शक्ति सत्ता के बिना भी हो सकता है, अर्थात यह बिना संस्था के भी हो सकता है, असंस्थाकृत भी हो सकती है। शक्ति सत्ता के बिना भी हो सकता है, लेकिन सत्ता बिना शक्ति का नहीं आती है। सत्ता जब भी आती है साथ में शक्ति लेकर आती है। शक्ति बिना सत्ता का भी हो सकता है, लेकिन सत्ता कभी बिना शक्ति की नहीं होती। जब भी सत्ता आती है तो शक्ति लेकर आती है, अर्थात सत्ता में शक्ति निहित होता है। ठीक, अब देखो व्यक्ति, समूह, पर्यावरण से स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता। कोई व्यक्ति के दबाव में आकर आप कार्य ना करें,
किसी समूह के दबाव में आकर कार्य ना करें, पर्यावरण से स्वतंत्र, पर्यावरण मतलब आसपास के परिवेश, माहौल, उसी को पर्यावरण कहते हैं, अभी बता दिए, वो नहीं समझिएगा जो विज्ञान में पढ़े। तो किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी पर्यावरण से स्वतंत्र होकर अगर कार्य करने की क्षमता है, इसी को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अर्थात अपने इच्छा को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अपनी इच्छा को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने की शक्ति, क्षमता क्या कहलाती है, आपका शक्ति कहलाती है। और दूसरी तरफ जनता के समर्थन को प्राप्त करना ही सत्ता कहलाता है, और जनता के लिए विशेष कार्य करना ही सत्ता कहलाता है। सत्ता और शक्ति, शक्ति में अपनी इच्छा के कार्य को पूरा करना ही प्रभावशाली ढंग से शक्ति है, लेकिन जनता के लिए कार्य करना ही क्या है, सत्ता है। अब देखिए, सत्ता का जो दुरुपयोग है वो अमान्य है, लेकिन शक्ति का कभी कभी दुरुपयोग किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक, अब बिना शक्ति का सत्ता प्रभावहीन हो जाता है। अगर शक्ति ना हो, बिना शक्ति का सत्ता प्रभावहीन हो जाता है, कोई सत्ता का प्रभाव नहीं होता है, सत्ता क्या हो जाती है, प्रभावहीन हो जाता है। लेकिन बिना सत्ता का शक्ति हमेशा मजबूत ही रहती है, इसको सत्ता की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सत्ता और शक्ति में अंतर है। अब इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है कि शक्ति को परिभाषित करें एवं शक्ति का स्रोत क्या है वो बताएं। तो शक्ति का परिभाषा तो कर लिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी क्वेश्चन का अगला भाग, शक्ति का स्रोत क्या क्या है। तो निश्चित रूप से आप लोग बने रहिए कि शक्ति का स्रोत क्या क्या है समझें। शक्ति के स्रोत, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन का ये पार्ट है शक्ति का स्रोत। ठीक, तो शक्ति के स्रोत अनेक हैं, शक्ति के स्रोत अनेक हैं। विभिन्न माध्यम से लोगों को शक्ति की प्राप्ति होती है, जिसमें से प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला स्रोत है ज्ञान। ठीक, ज्ञान शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा स्रोत है। ज्ञान को शक्ति का प्रथम स्रोत भी कहा जाता है। ज्ञान शक्ति का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ज्ञान को शक्ति का प्रथम स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान के कारण प्रतिभा का विकास होता है। क्या होती है, ज्ञान के कारण प्रतिभा का विकास होता है और लोगों को शक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान के कारण ही लोगों में नेतृत्व शक्ति आती है। गौर से सुनिएगा, आप किसी को अपने अनुसार चला सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। ज्ञान के कारण ही नेतृत्व की शक्ति आती है। ज्ञान के कारण ही संकल्प की शक्ति आती है, जो डिसाइड किए उसको पूरा करने की शक्ति ज्ञान के कारण ही आती है। और ज्ञान के कारण ही सहन शक्ति आती है। मेरा एक बहुत अच्छा डायलॉग है, शिक्षा का सबसे बड़ा परिणाम सहनशीलता है। ठीक, ज्ञान के कारण ही क्या आती है, सहन शक्ति आती है। और ज्ञान के कारण ही अभिव्यक्ति की शक्ति आती है। लोग अपने अंदर की आवाज को खुलकर बता सकते हैं कि बबुआ क्या हो रहा है, क्या चाहिए मुझे, और क्या महसूस कर रहा हूं। ये ज्ञान के कारण होती है। तो दूसरा अगर स्रोत देखें तो ज्ञान शक्ति की दूसरा स्रोत है प्राप्तियां एवं उपलब्धियां। प्राप्तियां एवं उपलब्धियां, ये शक्ति का बाहरी स्रोत है। यह शक्ति का क्या है, बाहरी स्रोत है। इसके अंतर्गत लोगों का अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्षमता आती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप शक्तिशाली हैं, लोग आपकी बात मानेगा। इसके अंतर्गत सामाजिक लोकप्रियता आती है। लोग समाज में आपको कैसे मानते हैं, आपका कैरेक्टर को, आपके व्यक्तित्व को, ये सब आपकी क्या है, प्राप्तियां एवं उपलब्धियां में शामिल है। आपका पहचान क्षेत्रीय स्तर पर किस आधार पर है, राष्ट्रीय स्तर पर किस आधार पर है, या अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस आधार पर है। जितनी अधिक व्यापक पहचान होगी, ये आपकी उतनी ही अधिक प्राप्तियां और उपलब्धियां शक्ति के स्रोत के रूप में उभर कर आएगी। ये लिखना है आपको। ठीक, अब अगला है संगठन की शक्ति। एक कहावत है, यहां आप लिखेंगे कि ये कहावत है कि संगठन में ही शक्ति होती है, मतलब एकता में ही बल होता है। और इसी के कारण विभिन्न संगठन अपनी बात मनवाने को, सरकार को, राज्य को मजबूर कर देते हैं, जिसके कारण ही विभिन्न प्रकार का संगठन का निर्माण होता है। क्या बोले, संगठन में एक शक्ति है, कहावत है। संगठन के कारण ही लोग अपनी बात मनवाने में सरकार को, सत्ता को प्रभावित करते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार का संगठन बनते हैं, छात्र संगठन, व्यापार संगठन, छात्र संघ, व्यापार संघ, मजदूर संघ, आदिवासी संघ, पिछड़े वर्ग संघ, ये सारे क्या है, विभिन्न प्रकार के संघ बनते हैं। उसके बाद आकार।
आकार को भी शक्ति का एक रूप के रूप में जाना जाता है। जितना अधिक आकार होता है उतना अधिक शक्तिशाली होता है, छोटे आकार को दुर्बलता का पहचान माना जाता है। पांचवा अगर शक्ति का स्रोत देखें तो पांचवा शक्ति का स्रोत है आपका आत्मविश्वास। ठीक, अब आत्मविश्वास आपका तभी आती है, क्या बोल रहे हैं कि जब आप में ज्ञान की प्राप्ति हो, जब आपके अंदर ज्ञान हो, जब आप आर्थिक रूप से मजबूत हो, जब आप सामाजिक रूप से मजबूत हो, तो इस स्थिति में आपके अंतर्गत आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। फिर आप इन शक्ति का प्रयोग किसी भी रूप में कर सकते हैं। ठीक, अब अगला है विचार और कार्य भी शक्ति का एक बात हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? विचार और कार्य। जैसे विचार और कार्य, लेखक क्या करते हैं? लेखक कुछ विचार को लिख देते हैं और उसी विचार के माध्यम से वो फेमस हो जाते हैं। तो अब विचार के लेखक, लोगों के अंदर का विचार उन्हें प्रसिद्धि दिलवाती है, उसे आर्थिक प्रोत्साहन दिलाती है। लोगों के द्वारा किया गया कार्य उसे प्रसिद्धि दिलाती है और उसे आर्थिक प्रोत्साहन दिलाती है, और वही प्रसिद्धि एवं आर्थिक प्रोत्साहन उन्हें अंततः शक्ति का स्वामी बना देता है। तो ये भी एक शक्ति का स्रोत हो जाता है। अब अगला है, कभी कभी परिस्थितियां भी शक्ति के स्रोत में आती हैं। परिस्थितियां, अब मान लीजिए कि सामने वाला कमजोर है, सामने वाला क्या है? कमजोर है। तो अगर आप उससे थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है, भले ही नहीं है ताकतवर, तो आप उसे जीत सकते हैं, अपने काम मनवा सकते हैं। ये भी क्या है? शक्ति के कुछ स्रोत हैं। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट, शक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं। आज शक्ति खत्म कर देंगे, सत्ता भी खत्म कर देंगे। आप बने रहिए, कहीं नहीं भागना है, क्योंकि 4 दिन बचा हुआ है। अगर आपको एग्जाम देना है तो बने रहिए। अब हम बोल रहे हैं शक्ति के प्रकार। शक्ति के प्रकार, यहां पर हम लोग देखेंगे शक्ति के प्रकार क्या क्या है। देखिए, शक्ति के प्रकार की अगर बात करें तो 3 प्रकार की मुख्य रूप से शक्ति हो सकती है। पहला है बल। बल प्रयोग द्वारा लोगों को अपना बात मनवाने की क्षमता भी शक्ति है, इसीलिए शक्ति के एक प्रकार में से बल आता है। दूसरा प्रकार अगर हम बात करें तो प्रभुत्व, मतलब आप जब व्यक्ति सिर्फ अपनी बात कह दे और उनका कार्य हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? प्रभुत्व कहलाता है। अगर व्यक्ति क्या करे, सिर्फ बात कह दे और उनका बात हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? प्रभुत्व कहलाता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक लोकप्रियता काम आ सकती है, ऐसी स्थिति में धन का आ सकती है, प्रतिष्ठा कार्य आ सकता है। और दूसरा है चातुर्य। चातुर्य, चातुर्य मतलब चालाकी। कभी कभी व्यक्ति बिना अपनी इच्छा व्यक्त किए ही लोगों से अपनी कार्य करवाने में सक्षम हो जाता है, ये उसकी क्या कहलाती है? चातुर्य कहलाती है। अब दूसरे जो है शक्ति के आधार हैं, उचित तथा अनुचित आधार पर शक्ति का प्रकार। औचित्य तथा अनुचित आधार पर शक्ति का क्या क्या सा प्रकार है? अनुचित्य, तो औचित्य और अनुचित आधार पर अगर शक्ति के प्रकार देखें तो पहला है दमन। यह अनुचित प्रकार की शक्तियां हैं, लोगों को डरा धमकाकर उसके द्वारा जबरदस्ती किसी प्रकार की कार्य करवाने की क्षमता क्या कहलाती है? दमन। क्या बोले? लोगों को डरा धमकाकर उसके द्वारा जबरदस्ती कार्य करवाने की क्षमता क्या कहलाती है? दमन कहलाती है, और यह अनुचित प्रकार की शक्ति है। दूसरा क्या हो सकता है? आपकी वैध शक्ति। जब व्यक्ति आपके बातों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य माने और कानूनी रूप से माने, तो ये क्या कहलाता है? वैध शक्ति कहलाता है। एक है परंपरागत शक्ति। परंपरागत शक्ति का मतलब है जब व्यक्ति किसी चली आ रही परंपरा की वजह से आपकी बात को मानता है, उसको क्या कहते हैं? परंपरागत शक्ति। जैसे राजा का बेटा राजा, भले कितना भी अयोग्य हो, अगर जिस देश में राजतंत्र की शासन है, वो परंपरागत शक्ति की स्थिति बन जाती है। अगला है करिश्मावादी शक्ति। इसको गौर से समझिएगा। क्या बोल रहे हैं? करिश्मावादी शक्ति। देखिए, यह व्यक्ति पर लोगों द्वारा किए गए श्रद्धा और विश्वास के कारण जो उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास के कारण जो उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? करिश्माई शक्ति। जैसे विभिन्न प्रकार के संत, अब इसका लिख मत दीजिएगा, लिखिएगा गांधी और हिटलर, दोनों में क्या थी? करिश्माई शक्ति थी। वो लोगों को प्रभावित कर अपनी बात मनवा लेते थे, क्योंकि लोगों को उस पर विश्वास था, उन्हें श्रद्धा थी। ये था करिश्मावादी शक्ति। अगला जो प्रश्न है वो है सत्ता क्या है? सत्ता को परिभाषित कीजिए और सत्ता के प्रकार समझिए। तो मैं आपको थोड़ा पानी पी लूं, 1 मिनट। चलिए, सत्ता क्या है ये आप आराम से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि शक्ति आप पढ़े हैं। ठीक, अब हम सत्ता के तीनों प्रकार को समझ जाते हैं। देखिए, एक बहुत बड़े राजनीति शास्त्री हुए जिसका नाम था मैक्स वेबर। वे समाजशास्त्री थे,
जर्मनी के हैं शायद ये सर। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि सत्ता 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, और ये तीनों क्रम से एक दूसरे पर आगे बढ़ती है। पहला है परंपरावादी सत्ता। इस प्रकार की सत्ता में जो है अधिकार लोगों को चली आ रही परंपरा के कारण मिलती है, और यह परंपरा, जो चीज यहाँ पढ़े हैं वही चीज पढ़ेंगे यहाँ सत्ता में, इसीलिए एक साथ पढ़ा दे रहे हैं। इस यानी प्रकार की सत्ता लोगों को चली आ रही परंपरा में मिलती है, जैसे राजा का बेटा राजा बन जाता है। इस प्रकार की सत्ता में जो जनता होती है वो अतार्किक होती है। क्या होती है? अतार्किक होती है। और जो व्यवस्था होती है वो सामंतवादी व्यवस्था कहलाता है। क्या बोले? चली आ रही परंपरा के कारण शक्ति प्राप्ति होती है, राजा का बेटा राजा बनता है, ये अतार्किक प्रकार की सत्ता है, और इसमें जनता क्या होती है? सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत जीता है। जब परंपरावादी शक्ति आगे बढ़ती है तो आता है आपका करिश्माई नेतृत्व वाली शक्ति। करिश्माई नेतृत्व वाली शक्ति लोगों को उस पर श्रद्धा और विश्वास के कारण क्या होती है? शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जैसे गांधी और हिटलर जैसे निरंकुश शासक, हिटलर और मुसोलिनी जैसे निरंकुश शासक और गांधी जैसे एक महान नेता भी वही सत्ता के कारण ही अपनी प्रभाव या खुद को स्थापित कर पाते हैं। और तीसरा है आपका, अब देखिए करिश्माई शक्ति में अभी क्या बोले, परंपरावादी में जनता क्या होता है? सामंतवादी होता है, जबकि करिश्माई में जो जनता होता है उसको अनुसरणकर्ता कहते हैं, फॉलोवर्स, अनुसरणकर्ता कहलाता है। और यह भी अतार्किक प्रकार का ही होता है, ये ऐसा नहीं कि कोई तार्किक प्रकार का। हिटलर के चलते हजारों लोग मारे गए बेमौत, अतार्किक प्रकार का ही सत्ता होता है। और दूसरा है बौद्धिक और कानूनी सत्ता। ये लोकतंत्र होता है, और इसमें जनता जो है अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि के आधार पर लोगों को सत्ता देती है। तो क्या बोले, यह लोकतांत्रिक प्रकार है, बुद्धि के आधार पर जनता सत्ता प्रदान करती है। और इसमें क्या होता है कि ना ही सामंतवादी व्यवस्था है, ना ही अनुसरण करता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है तुम्हारा आदेशकर्ता। जनता ही क्या हो जाती है? आदेशकर्ता, और जनता ही स्वयं शासक हो जाती है। और ये तार्किक प्रकार की सत्ता होता है। ये 3 प्रकार का सत्ता का व्याख्या है, ठीक, मैक्स वेबर के द्वारा। तो इस तरह से आप लोग अब पढ़ना शुरू कीजिए किताब को। आपका किताब 50 से 60% खत्म हो गया। अगले क्लास में पॉलिटी पेपर 1 खत्म, और इसके बाद जो क्लास आएंगे पॉलिटी से पहले, यानी इस वीडियो के बाद जो क्लास आएगी वो हिस्ट्री का पेपर 1 खत्म। ठीक, धन्यवाद मुझे इतना देर झेलने के लिए।